कई दिन बीत गए और सफर उसे सेंट्रल प्लेन्स के साउथ वेस्ट कोने तक ले आया, जो सिचुएन के नीचे यूनान के ट्रॉपिकल जंगलों तक फैला था। पहाड़ों के अंदर गहराई में एक घाटी थी जिसे लोग पॉइजन रेवाइन कहते थे। ये वो जगह थी जहां जानवरों की आवाजें इंसानों की बोली से पहले सुनाई देती थी। ये जमीन अजीबोगरीब पत्थरों से भरी थी, जैसे पेड़ों का जंगल हो, और हर तरफ रहस्यमयी जीव मौजूद थे। सोरियोंग के लिए तो ये सच में धरती पर स्वर्ग जैसा था। वो अपने बिस्तर पर लेटा था। उसके पास उसके प्यारे पालतू सोए हुए सेंटिपीड्स और लिजर्ड्स। उसका मन बहुत खुश था और वो इंतजार नहीं कर पा रहा था ये देखने का कि यहाँ और किस तरह के जीव रहते हैं। एक सेंटिपेड को पकड़कर उसने कहा, जरा और सब्र करो, मैं तुम्हें बहुत सारे नए दोस्त लाकर दूंगा। कुछ और दिन गुजरे और सुबह सुबह पॉइजन डिवीजन से एक छोटा सा दल एक्सपेडिशन के लिए चुना गया। पॉइजन गार्डन की देखरेख लेडी नाउ को सौंपी गई, जिन्हें आधिकारिक तौर पर डिवीजन की वाइस कैप्टन बनाया गया। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि बिना पद के उनके लिए टीम के बाहर रहते हुए सीधे आदेश देना मुश्किल होता। सोरियोंग, गुपे और बाकी सबने अपना सामान तैयार किया, लेकिन जैसे ही वो टैंक लैंड से निकलने वाले थे, अचानक एक छोटा सेंटिपेड सोरियोंग के पैर से चिपक गया और रोने लगा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके सारे पालतू लिजर्ड्स, सेंटिपीड्स और यहाँ तक कि स्पाइडर युवा भी। सोरियोंग ने हल्की मुस्कान के साथ उनसे कहा, छोड़ दो, मुझे जाना है। मगर वो सब गुर्राने लगे, जैसे उसे जाने ही न देना चाहते हों। तब सोरियोंग ने उन्हें समझाया कि वो बस इसलिए जा रहा है ताकि उनके लिए और नए दोस्त ला सके। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक वो दूर रहेगा, पॉइजन डिवीजन के लोग उन्हें यूं एनर्जी देंगे। ये सुनकर युवा की आंखें हैरानी से फैल गई। पल भर में ही उसने सोरियोंग के पूरे शरीर को स्पाइडर वेब में लपेट दिया, जिससे वो चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे। लेडी हुआंग ने समझ लिया कि ये सब उससे अलग नहीं होना चाहते। सोरियोंग जुझलाया, कहने लगा कि ये सब जिद कर रहे हैं उसके साथ जाने की। तभी जब वो वेबिंग से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, ग्रैंड पेट्रियार्क बोले कि ये ठीक नहीं होगा। शायद बाकी तो साथ जा सकते हैं, मगर युवा नहीं, क्योंकि उसका रूप बिल्कुल लेडी हुआंग जैसा है। उनका कहना था कि उसका विशाल स्पाइडर बॉडी सबका ध्यान खींच लेगा और इसे समझाना नामुमकिन होगा। युवा चुपचाप ग्रैंड पेट्रियार्क को घूरती रही। फिर उसने तय कर लिया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। सबकी नजरें उस पर टिक गई और सब थोड़े उलझन में पड़ गए। अचानक युवा का शरीर बदलने लगा। कुछ ही देर में उसका विशाल स्पाइडर बॉडी गायब हो गया और सिर्फ लेडी हुआंग का रूप सामने रह गया। वो बैठ गई और चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। ये देखकर सोरियोंग और ग्रैंड पेट्रियार्क दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हुआ कैसे, और सोरियोंग तो परेशान हो गया कि उसकी प्यारी पालतू का सुंदर रूप कहाँ चला गया। वो पास गया और युवा की मुलायम स्पाइडर स्किन को सहलाने लगा। लेडी हुआंग थोड़ी उलझन में थी, मगर ग्रैंड पेट्रियार्क चालाक थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वो अपना असली शरीर सबकी नजरों से छुपा सकती है। सोरियोंग तो खुशियों से झूम उठा, क्योंकि अब कोई उसे स्पाइडर डीमन समझने की गलती नहीं करेगा। लेडी हुआंग ने मुस्कुराकर एक आह भरी और मान लिया कि अब सब उसके साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी मदद करेंगी उन्हें संभालने में। सोरियोंग कान से कान तक मुस्कुराने लगा। फिर लेडी हुआंग उनके पास आई और चेतावनी दी कि चूंकि उन्होंने अपने पिता की बात अनसुनी की और जिद की, तो सफर में उन्हें पूरी तरह आज्ञा माननी होगी। सोरियोंग आगे बढ़ा। कंधों पर लिजर्ड्स बैठे थे। उसने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं। और इस तरह पॉइजन डिवीजन का पहला सफर शुरू हुआ। वे लोग सिचुएन प्रांत के माउंट एम्मा के पास पहुंचे, जहां एक लंबी लाइन लगी हुई थी। सोरियोंग ने हैरानी से गुपाई से पूछा, ये लाइन इतनी लंबी क्यों है? गुपाई ने समझाया कि ये एक चेक पॉइंट है जो ब्लड कल्ट के आने के बाद बनाया गया है। कई बार रास्ते के बीच में ही चेकिंग हो जाती है। उसने कहा कि पार करना इतना आसान नहीं होता और चिंता जताई कि पता नहीं हम निकल पाएंगे या नहीं। तभी एक कर्मचारी की नजर उन पर पड़ी, क्योंकि उसने सम्मानित एल्डर मैंडोंग शींग को पहचान लिया। उस औरत ने देखा कि टैंक लैंड के सदस्य भी मौजूद हैं। ग्रैंड पेट्रियार्क ने मुस्कुराकर बताया कि वे यूनान की ओर जा रहे हैं और गुजरने की अनुमति मांगी। औरत भी मुस्कुरा दी और बोली, बिल्कुल, आप जा सकते हैं। सोरियोंग ने चैन की सांस ली। ये पूरी तरह से फ्री पास था। टैंक लैंड का असर वाकई बहुत गहरा था। जहां भी जाते उन्हें पूरा सम्मान मिलता। लेकिन तभी उस औरत की आंखों में हैरानी और उलझन की चमक आ गई। उसने उन्हें रोक लिया और नोटिस किया कि युयुआ
हवा में तैर रही है। सोर्योंग की आंखों में डर भर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि युयुआ का शरीर अदृश्य है और बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में उड़ रही हो। सबकी हैरानी के बीच उस औरत ने सोचा कि ये तो स्काई लीपिंग वॉइड टेक्निक है। वो हैरान थी कि इस नन्ही सी लड़की ने ऐसा दिव्य कौशल कब सीख लिया। सब लोग चकित रह गए और बोले कि सच में अद्भुत है। मार्शल वर्ल्ड की 3 फूलों में से एक से तो यही उम्मीद थी। योवा के पास करने को बस एक आभारी मुस्कान थी। उसी समय गुस्से भरी नजरों से लेडी हुआंग ने युयुआ के कपड़े पकड़ लिए। सोर्योंग और बाकी सब भागते हुए चिल्लाने लगे, माफ करना। लोग उलझन में रह गए क्योंकि उन्हें तो लगा कि लड़की बस शर्मीली है। भागते हुए लेडी हुआंग ने सोर्योंग से कहा कि युयुआ के बारे में कुछ करो वरना लोग गलत समझेंगे। सोर्योंग ने उन्हें शांत रहने की विनती की। शक से बचने के लिए हुआंग ने सफर के दौरान मर्दों के कपड़े पहन लिए और चेहरे पर वेल डाल लिया। सेंट्रल प्लेन्स में जुड़वा बच्चों को अंधविश्वास की वजह से अशुभ और डीमन जैसा माना जाता था। रास्ते में थोड़ी बहुत अड़चने आई, लेकिन आखिरकार सब यूनान पहुंच गए। सोर्योंग और बाकी सब थक चुके थे। उनके सामने खूबसूरत नदी और पहाड़ नजर आ रहे थे। सब खुश हो गए क्योंकि अब पॉइजन रिवाइन बस थोड़ी दूर ही थी। ग्रैंड पेट्रियार्क ने कहा कि अभी थोड़ा और चलना होगा, लेकिन सोर्योंग के चेहरे पर चिंता थी। उसने ठुडी पर हाथ रखकर सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। गुपाई ने पूछा कि क्या हुआ। सोर्योंग ने बताया कि यहाँ अजीब तरह की शांति है। उसने गौर से देखा, ना गुफाओं की दरारों में कोई हलचल, ना पेड़ों पर कोई निशानी। उसे कहीं भी जिंदगी का कोई संकेत महसूस नहीं हुआ। ग्रैंड पेट्रियार्क भी उलझ गए। गंभीर नजर से बोले कि ये एहसास उन्हें पहले भी हुआ है, जब उन्होंने ब्लू वेनम सॉवरेन का शिकार किया था। सोर्योंग की आंखें चौड़ी हो गई। ब्लू वेनम सॉवरेन? ग्रैंड पेट्रियार्क ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, सॉवरेन की गुफा के पास भी ऐसा ही माहौल था। यहाँ तक कि कीड़ों की चहचहा तक गायब हो गई थी। सब या तो भाग गए थे या शिकार बन चुके थे। उन्होंने तय किया कि थोड़ा आगे जाकर हालात देखे जाए। बाकी सबको उन्होंने आदेश दिया कि वे पीछे हटकर उस जगह पर जाए जहां यू रिवर और एम रिवर मिलते हैं, क्योंकि वहां अब भी पक्षी उड़ते नजर आ रहे थे। सोर्योंग और बाकियों ने बिना किसी आपत्ति के उनकी बात मान ली। ग्रैंड पेट्रियार्क ने अपनी ताकत जुटाई और तेजी से छलांग लगाकर आगे बढ़ गए। लेडी हेंग ने ध्यान से देखा और पुष्टि की कि वो सही कह रहे थे। जिस तरफ से वे आए थे वहां अब भी पक्षी और कीड़े मौजूद थे। गुपाई को लगा कि जैसे कोई चीज नदी के किनारे किनारे इस जगह को 2 हिस्सों में बांट रही है। सोर्योंग गहरी सोच में डूब गया। उसका मानना था कि जरूर कोई जीव इस पहाड़ में रह रहा है, लेकिन इतना बड़ा इलाका अगर उसने अपने कब्जे में कर रखा है तो वो बेहद खतरनाक होना चाहिए। हाथ बांधकर उसने गहरी सांस छोड़ी, मानो मान रहा हो कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेडी हुआंग ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? सोर्योंग ने मुड़कर समझाया, किसी भी बीस्ट को इतना बड़ा इलाका अपनी गुफा बनाने के लिए चाहिए तो वो बेहद विशाल होना चाहिए, बिल्कुल ब्लू वेनम सॉवरेन जैसा। मगर वो खुद भी उलझन में था, क्योंकि नदी के उस पार या इलोआ के गहरे रास्तों में उसे कोई निशानी नहीं दिखी। उसने सोचा, अगर यहाँ कोई शिकार ही नहीं है तो ये जीव शिकार कैसे करता होगा? उसने आंखें बंद की। उसे यकीन था कि जिस साइज का वो सोच रहा है उस हिसाब से तो ये जगह उसका पेट भरने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ये और भी अजीब था। गुपे ने हल्की खांसी करते हुए उसकी बात से सहमति जताई। सब उम्मीद कर रहे थे कि ग्रैंड पेट्रियार्क कुछ नतीजा लेकर लौटेंगे। थोड़ी देर बाद ग्रैंड पेट्रियार्क और उनके लोग लौट आए। सोर्योंग की नजर तुरंत उन पर टिक गई। ग्रैंड पेट्रियार्क ने बताया कि मामला गंभीर है, यहाँ तक कि ईसा माउंटेन के प्रवेश द्वार पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ये सुनकर सोर्योंग और बाकी सब हैरान रह गए, मगर ग्रैंड पेट्रियार्क ने आत्मविश्वास से कहा कि पॉइजन रिवाइन भी शायद यही हाल है। उन्होंने जोड़कर कहा कि सूरज ढल रहा है, इसलिए आज यही रुकना चाहिए और कल फिर तलाश करनी चाहिए। सोर्योंग ने बाहर से हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से भरा था। वो खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता था। चाहे जान पर बनाए, वो उस जीव को पकड़ कर ही रहेगा। रात ढली और सबने अलाव जलाया खाना बनाने के लिए। सोर्योंग सेंटिपीड से खेल रहा था, तभी लेडी हुआंग उसके पास खाना लेकर आई। उन्होंने उसे प्लेट थमाई और बोली, खाओ। फिर पेट्स की ओर मुड़कर कहा कि अपने पिता को आराम करने दो और मेरे साथ चलो। सोर्योंग ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने देखा कि सोर्योंग नक्शा ध्यान से देख रहा है। मुस्कुराकर उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो? सोर्योंग ने बताया कि वो इलाके के फैलाव का अंदाजा लगा रहा है।
उसका मानना था कि क्रीचर की गुफा शायद बिल्कुल बीचों बीच हो। इसी बीच अचानक एक सेंटिपेड का ध्यान पास से उड़ती ड्रैगन फ्लाई पर गया। बिना सोचे समझे वो उस पर टूट पड़ा और बुरी तरह हमला कर दिया। ये देख सोर्योंग और लेडी हुआंग दोनों चौंक गए। सोर्योंग ने झिड़कते हुए कहा, हियंगा, मुझे डरा दिया तुमने, ऐसे मत कूदा करो। लेडी हुआंग ने गौर किया कि वो ड्रैगन फ्लाई को हवा में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सोर्योंग ने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी के पास ड्रैगन फ्लाइज ज्यादा होती है। मगर तभी उसे झटका लगा। कुछ पल पहले तो वहां कोई ड्रैगन फ्लाई थी ही नहीं। उसकी आंखें फैल गई और नजरें पीछे उड़ते झुंड पर टिक गई। उसने समय गवाए बिना ग्रैंड पेट्रियार्क से कहा कि जिन जगहों की उन्होंने पहले जांच की थी वहां वापस जाकर देखें कि वहां ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही है या नहीं। ग्रैंड पेट्रियार्क उलझन में पड़ गए और पूछा, इसका क्या मतलब? सोर्योंग ने समझाया, जमीनी जीव तो छिप सकते हैं लेकिन ड्रैगन फ्लाइज जहां चाहे उड़ सकती है। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता तो वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती, लेकिन जैसे ही खतरा हटता वे वापस लौट आती। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और आत्मविश्वास से कहा, इसलिए हमें कोई जीव नहीं दिखा। वजह यह नहीं कि ये उसका इलाका है, बल्कि सच ये है कि उससे पहले ही यहां कुछ और आया था। कहीं न कहीं जंगल में खोपड़िया और फटे चिथड़े शव पड़े थे, उन जानवरों के जिन्हें वो अज्ञात शक्ति पहले ही निगल चुकी थी।